मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करते और जिन्हें ललक है पाने की दिन और रात नहीं देखा करते। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ज्योतिबा क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं आपका साथी उपस्थित हो चुका हूं एक बेहद महत्वपूर्ण रोचक कक्षा लेकर। बीएसटीसी का एग्जाम आपके जैसे ही पास आ रहा है। विद्यार्थियों को एक डर सा लग रहा है कि कैसे इस एग्जाम में अपने अंतिम समय में हम स्कोर को और अच्छा करेंगे और एक अच्छा कॉलेज लेकर अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करेंगे। आपके इस सपने को वास्तविक रूप देने में ऑफलाइन की दुनिया में तो आप ज्योतिबा क्लासेज को अपना अपूर्व प्रेम दे रहे हैं। आपके इसी प्रेम पर आपके सबके लाडले सर शंकर लाल जी आपके लिए एक अभिनव सौगात लेकर आए हैं, जिसमें आज से मैं आपके बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड की 150 में से 150 की तैयारी हम लोग करेंगे और कैसे आगामी 1 जून को जो हमारी परीक्षा आयोजित होगी, इस परीक्षा में कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक बार अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं आज का ये मेरा सत्र बेहद रोचक होगा, जिसमें विगत भर्ती परीक्षा के कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपसे बात करूंगा। तो एक बार अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिएगा। जैसा मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, कुछ साथी जुड़ चुके हैं। जुड़ने वाले सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? मुझे पता है आप सब अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, नया आयाम दे रहे होंगे। तो चलिए आज के इस लाइव सत्र के पहले प्रश्न से मैं इस सत्र की करता हूं शुरुआत। तो साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या कहता है ये प्यारा सा प्रश्न, देखते हैं। आज देखिएगा, आपके सामने पहला प्रश्न आपसे पूछा है। देखिएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। क्या पूछा है गुरुजी आपसे? तो देखिएगा, आपसे पूछा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है गुरुजी। आपसे पूछा है बालक का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास और विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने का, अभिभावक शिक्षक संबंधों को सशक्त बनाने का। कमेंट बॉक्स में आपके भी उत्तर आने लग चुके हैं। कुछ लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर रहता है। हम सब जानते हैं गुरुजी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं पाठ्यक्रम के साथ में विद्यालय में संचालित किए जाने वाले क्रियाकलाप, जैसे आपका यानी कि खेलकूद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, ये सभी। तो ये पाठ्यचर्या में आपकी किसे विकसित करेंगे गुरुजी? रुचि को विकसित करेंगे। सर, आप पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं गुरुजी। अगर आपसे पूछा जाए बालक का सर्वांगीण विकास, ध्यान देना मेरी बातों पर, बालक का सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास आपका करता है खेल का मैदान। कौन करता है गुरुजी? खेल का मैदान बालक का सर्वांगीण विकास करता है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो बालक का सर्वांगीण विकास करती है खेल विधि। कौन सी विधि करती है गुरुजी? तो खेल विधि करती है। एक बात और जाते जाते परीक्षा में हमें याद रख के जानी है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास आपकी कौन करती है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करती है। लेकिन पिछली बार बोर्ड ने आपके यहाँ उत्तर क्या माना है? उत्तर माना है पाठ्यक्रम में रुचि। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। मैं आशा करता हूं आपको यह प्यारा सा प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिएगा, एक बार अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस सत्र में। आप लोग, अगला प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है गुरुजी? कुशल जो आपकी लीडरशिप है उसकी सफलता का रहस्य क्या है? समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह हित में गतिविधियां और समूह उदासीनता। प्रश्न को पढ़ने से पहले आप ये जाने लीडरशिप है क्या? एक ऐसा गुण जिसके द्वारा समाज को संगठित किया जाए और एक आदर्श रूप में समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाए। एक व्यक्ति में ईमानदारी, एक व्यक्ति में कर्तव्यनिष्ठता, ये सभी गुण आपके नेतृत्व में होते हैं। अब पूछा क्या है? जब तक आपके विश्वास होगा। विकल्प आपका सही आ रहा है।
जब तक आपके विश्वास होगा तब तक आपका नेतृत्व चलता रहेगा। अब यहां से आपको क्या क्या चीज ध्यान रख के जानी है गुरुजी, तो थोड़ी बातों को मेरे यहां ध्यान से देखना है। आपको देख के जाना है संस्था का नेता कौन होता है। संस्था का नेता कौन होता है, तो संस्था का नेता होता है संस्था प्रधान। पहली बात ये याद रख के जानी है पेपर में, संस्था का नेता कौन होता है, संस्था प्रधान। दूसरी बात आपको याद रख के जानी है गुरुजी कि विद्यालय का नेता कौन होता है। विद्यालय का नेता कौन होता है, तो विद्यालय का जो नेता है वो आपके प्रधानाचार्य होता है। कौन होता है सर, तो प्रधानाचार्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कक्षा का नेता कौन होता है, कक्षा का नेता कौन होता है, तो कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक। कौन होता है गुरुजी, कक्षा अध्यापक। ये छपने वाले प्रश्न है जिन्हें आपको ध्यान से देख के जाना है। लेकिन कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होगा, कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होगा, तो मॉनिटर होगा गुरुजी। कौन होगा, मॉनिटर होगा। लेकिन पेपर में प्रश्न बनेगा सर ये कि मॉनिटर आप कैसे बालक को नियुक्त करेंगे, तो कक्षा के सबसे लोकप्रिय बालक को। लोकप्रिय ऑप्शन में ना हो तो कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली बालक को। प्रतिभाशाली ऑप्शन में ना हो तो आप कैसे बालक को नियुक्त करेंगे, तो आपके बहिर्मुखी प्रतिभा वाले बालक को। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमारे प्यारे से प्रश्न का उत्तर तो रहेगा समूह में आपसी विश्वास, लेकिन और कुछ बातें परीक्षा में क्या बनेंगी जिन्हें मैं आपके बीच इस लाइव सत्र को बड़ा रोचक बनाने वाला हूं। आप सबका भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि सर बी होगा, बी होगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में मैं आपकी बात करता हूं। एक बार मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है। आप लोग यहां इस सत्र के साथ साझा अपने ज्ञान को कर रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में किसका आपको ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति का, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का, उपलब्ध संसाधनों पर, या विद्यार्थी के जेंडर का। जेंडर शिक्षण विधियों को प्रभावित नहीं करता। इन प्रश्नों को करने के लिए गुरुजी हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी। क्या प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण विधि के चयन के लिए उत्तर रहेगा विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु सरल है, कठिन है, कौन से स्तर की है, कैसी है, उसके आधार पर आप शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। उसके आधार पर शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। अब गुरुजी एक बात ध्यान के रख के जानी है, शिक्षण विधि एक प्रकार का साधन है। एक प्रकार का क्या है, साधन है। अब यह साधन है जो हमें किसी भी कार्य को करने के या लक्ष्य पे पहुंचाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए एक प्रकार का रास्ता है। क्या है, रास्ता। मैं आपके कहूं एक चीज है विधि, यानी कि तरीका, किसी भी कार्य को करने का तरीका या ढंग। अब विधि जो होगी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए गुरुजी। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि इत्यादि को ध्यान में रख करके चलेंगे। रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर चलेंगे, वो यहां आ जाएगा। उत्तर क्या रहेगा, विकल्प आपके ए रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्या आपसे प्यारा सा प्रश्न पूछा है, देखिएगा। इस प्यारे से प्रश्न से हम बात करते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है, पूछने वाले ने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। सर एक बात जरूर ध्यान रख के जानिए, प्रश्न की प्रकृति बदल रही है। वो आपसे कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, इन चीजों को ज्यादा पूछ रहा है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में प्रश्न को पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और सकारात्मक सोच रखनी है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में असत्य है, गलत है। सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है,
सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन और कार्यों में लचीलापन रखते हैं। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारस्परिक होते हैं और अस्पष्ट विचार रखते हैं। अब गुरुजी यहां देखिएगा उत्तर कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर छापिएगा। जी हां, मैं आपके कमेंट्स यहां पढ़ पा रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा सर, डी होगा। डी को उत्तर किया जाए तो उत्तर तो प्यारे लाडलो डी होगा। लेकिन सर पेपर में क्या प्रश्न बनेगा? अब बहुत से विद्यार्थी यही नहीं समझ पाए मेरे लाडले कि सृजनशील या क्रिएटिविटी क्या है। सृजनशील के बारे में मैं आपको बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 110 प्लस होती है, 110 प्लस होती है और उसमें चिंतन पाया जाता है अपसारी। कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी। मैं सीधे बात करूं गुरुजी तो ऐसा व्यक्ति जो सदैव नवीन निर्माण में विश्वास करता हो। किसमें विश्वास करता हो? तो नवीन निर्माण में क्या करता हो? विश्वास करता हो। अलग अलग पैटर्न में उसमें सोचने की योग्यता हो। अलग अलग पैटर्न के माध्यम से समस्या का समाधान करता हो। पैटर्न के माध्यम से समस्या का क्या करे गुरुजी? समाधान करे। वे बालक सृजनशील हैं जो आशावादी होते हैं, जो आपके आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता पाई जाती है। स्वतंत्र निर्णय की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। जिनके विचारों में लोचशीलता हो सर, यही क्रिएटिविटी की है। बालक में पाए जाने वाले ये सभी गुण आपके क्रिएटिविटी कहलाएंगे, सृजनात्मकता कहलाएंगे। पेपर में प्रश्न बनेगा सृजनात्मकता का विकास कौन सी विधि करेगी? तो प्यारे लाडलो याद रख के जानिए ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। याद रख के जानिए, छपने वाला प्रश्न है। तो चलिएगा, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इस प्यारे से प्रश्न की जानकारी आपकी समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर आप चलिएगा, अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस प्यारे से सत्र में। अगले प्रश्न से मैं आपकी बात करता हूं। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यह प्यारा सा प्रश्न क्या आपसे बात कर रहा है, देखिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। चलिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता कैसे देंगे? आप एक अध्यापक हैं और ऐसी प्रक्रिया में आप किस चीज को प्राथमिकता देंगे? बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन विकसित हो, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने में, धीमी अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने के लिए प्रयास करने में, या बच्चों में श्रेष्ठ अध्यापन आदतों के विकास में। आप एक अध्यापक हैं और आपको देनी है प्राथमिकता। चारों ही विकल्प सही हैं, लेकिन हम समय पर पाठ्यक्रम करवाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन हम बच्चों में श्रेष्ठ आदत का विकास करेंगे, ये भी बात की बात है। गलत नहीं है गुरुजी ये, लेकिन प्राथमिकता पूछी है, इसलिए आप उनमें आलोचनात्मक चिंतन। जी गुरुजी, आलोचनात्मक चिंतन क्या है? बालक में आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है सर गुण और दोषों के बारे में बताना। किसी भी वस्तु के गुण और दोषों के बारे में बताना। गुण और क्या दिखाने हैं? दोष। उस वस्तु में पाए जाने वाले गुण और दोष। और एक वैज्ञानिक चिंतन मतलब व्यवस्थित चिंतन करना। व्यवस्थित जब आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप बालक के अंदर तर्क करने की, वितर्क करने की और समस्याओं के समाधान करने की योग्यता विकसित कर देंगे तो उसमें एक चिंतन आएगा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। गलत नहीं है ये, लेकिन प्राथमिकता पूछी है। प्राथमिकता पूछी है तो उत्तर क्या रहेगा? विकल्प ए। चलिए प्यारे साथियों, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न आपसे क्या बात कर रहा है, देखिएगा। नेता का समय है। नेता का समय किसके लिए है? क्या परिवार के लिए है, मित्रों के लिए है,
देश के लिए है या सोने के लिए है? अब ऑप्शन काट दिया हमने सोने के लिए, और नेता का परिवार के लिए भी काट दिया, मित्रों के लिए भी काट दिया, लेकिन नेता का समय किसके लिए रहेगा? देश के लिए। क्योंकि नेतृत्व का मूल आधार गुरुजी क्या है? मूल आधार, नेतृत्व का मूल आधार है समूह के कल्याण की भावना। समूह के कल्याण की भावना। समूह के किसकी भावना? कल्याण की भावना। लेकिन एक चीज और ध्यान करके जानी है, एक शब्द आपके और है, वह है नेतृत्व की शैली। शैली का अर्थ है गुरुजी, शैली का अर्थ है मेरे प्यारे लाडलो, आपका यानी कि व्यवहार करने का तरीका। व्यवहार करने का क्या है? व्यवहार करने का तरीका। करने का तरीका। व्यवहार करने का तरीका। अब आपको पता है एक चीज आपसे पूछी जाएगी कि बालक में नेता बनने की भावना, नेता बनने की भावना, और भावना पाई जाती है जन्म से। बालक में नेता बनने की भावना जन्म से पाई जाती है, लेकिन नेता बनने के गुणों का विकास कहां से होता है गुरुजी? तो विकास होता है विद्यालय से। मेरे प्यारे लाडलो, अगला प्रश्न बन जाएगा, और वो अगला प्रश्न होगा ये कि विद्यालय कौन सी शिक्षा का यानी कि सशक्त साधन माना जाता है? तो औपचारिक शिक्षा का सशक्त साधन किसे माना जाता है? विद्यालय को। अगर वो आपसे प्रश्न पूछे गुरुजी कि बालक में नेतृत्व बनने के गुणों का विकास कौन सी अवस्था में होगा? तो किशोर अवस्था में होगा। याद रखने ही ये सभी महत्वपूर्ण तत्व आप मेरे साथ कमेंट करते जा रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को देखते जा रहे हैं कि नेता का समय होगा, नेता का समय होगा देश के लिए। ये आप सब जान रहे हैं। भावना आएगी जन्म में। एक बात हमने दैनिक जीवन में सुनी है अपने भाई बहन से कहते हुए कि ज्यादा नेता बन रहा है। नेता भी कई प्रकार के हैं। नेतृत्व एक गुण है जिसमें समूह के कल्याण की भावना। याद रखना प्यारे साथियों, ये प्रश्न नहीं मिलेगा तो फिर अगला प्रश्न ये बनाएगा वो कि नेता समूह के हितों का संरक्षण करता है। नेता समूह के हितों को सबसे ऊपर रखता है। हितों का क्या करता है? संरक्षण करता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको पेपर में ध्यान रख के जानी है। और ये भी नहीं आए तो मैंने अभी आपको बताया, विद्यालय का जो नेता होगा, विद्यालय का नेता होगा आपके कौन? तो आपके प्रधानाचार्य। ये आपको ध्यान रख के जाने हैं। और आपसे फिर प्रश्न पूछेगा वो कक्षा का नेता कौन होगा? कक्षा का नेता आपके होगा कौन? तो आपका होगा कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर। अब गुरुजी कक्षा अध्यापक नहीं है तो हमारा नेता कौन होगा? तो मॉनिटर। कौन होगा? तो मॉनिटर होगा। अब अगला प्रश्न फिर बन गया प्यारे लाडलो, मॉनिटर कैसे बालक को चुनेंगे? तो मॉनिटर चुनेंगे कक्षा के प्रतिभाशाली बालक को। कैसे बालक को? प्रतिभाशाली बालक को। अब वो एग्जामिनर थोड़ा होशियार हो गया है, वो प्रश्न को उल्टे प्रकार से देता है। प्रतिभाशाली और यानी कि शरारती दोनों में से कोई सा भी, प्रतिभाशाली और आपके कौन सा? शरारती, दोनों में से कोई सा भी बालक आप ले लेंगे। प्रतिभाशाली और शरारती दोनों में से आप कोई सा भी बालक आपके ले लेंगे। चलिए, प्रतिभाशाली और शरारती दोनों, और ये भी ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको अगली बात ये मिलेगी कि कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। लोकप्रिय विद्यार्थी, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा अगले प्रश्न पर चलने की। आपको मैं विश्वास दिला दूं ये लाइव सत्र आपके लिए रोज मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। आने वाली भर्ती परीक्षा में हम लोग अच्छा करेंगे। एक कमेंट आपका आ रहा है कि सर रीटमेंस का बैच चल रहा है क्या? मैं आपके लिए बता दूं कि आपकी अपनी ज्योतिबा क्लासेस करने जा रही है 1 तारीख से एक और नए बैच का शुभारंभ। मैं बता रहा हूं आपको, तैयारी दमदार, भर्तियां अनेक और तैयारी एक। इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा
यानी कि फाउंडेशन बैच। उस फाउंडेशन बैच में आपको क्या मिलने वाली है, आपको 50 टेस्ट सीरीज निःशुल्क दिए जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। जी हां, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पता क्या है, तो मैं आप सभी के लिए हमारा पता बता दूं, रुकमणी पैलेस लालसोट। जी हां, जो देख रहे हैं इस साल अपनी सरकारी सेवा में चयनित होने का सपना, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी ज्योतिबा क्लासेज लालसोट में, जहां आपको मिलेंगे आप सबके लाडले शंकर जी सर, और जहां वो खड़े हो जाते हैं विश्वास वही खड़ा हो जाता है। तो चलिए, मेरी बातें हुई कुछ ज्यादा, अगले प्रश्न पर मैं आपको ले चलता हूं। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, याद रखना है क्या करना है। बालक का फल की भांति पकना, जी ये तो नहीं है। बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास करना, परिपक्वता की बात कर रहा है। बालक में सामाजिक कौशलों का विकास करना, और बालक को प्रौढ़ के समक्ष संतुलित व्यवहार में लाना। अभी मैंने आपसे कहा जितनी बड़ी लाइन होगी वो उत्तर होगी, लेकिन हमेशा बड़ी लाइन उत्तर नहीं होगी। ये कह रहा प्रौढ़, और प्रौढ़ का मतलब है 25 के बाद का समय, 22 के बाद। अब आप देखिए सामाजिक परिपक्वता, एक छोटे से उदाहरण से मैं बताऊं। जब हम लोग छोटे थे, किसी भी कार्यक्रम में हम लोग कोई भी चीज परोस रहे थे, कोई हमसे नहीं ले रहा था, हम लोग पानी दे रहे थे। जैसे आपकी कुर्सी है, उस कुर्सी को हम छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप में गुण आ रहे हैं। पहले हमें चॉकलेट लेनी है, हमें कुछ भी चीज लेनी, हमें यह नहीं पता था कि पैसा आ कहां से रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमें यह पता चल रहा है कि पैसा आ कहां से रहा है। वही बात कि हम लोग ये चीज कह रहे हैं परिपक्वता, मतलब निपुण, दक्ष। और कौन से कौशलों में निपुण, तो सामाजिक कौशलों में। समाज में आपकी स्थिति क्या है, यहीं से पिछली बार उसने एक प्यारा सा प्रश्न पूछ लिया, वो भी आपको याद रख के जाना है। नर्सरी कक्षा के विद्यालय जो है, नर्सरी कक्षा के विद्यालय वो है, एलकेजी यूकेजी वाले हैं, उनमें बालक का कैसा विकास किया जाता है, सामाजिक विकास किया जाता है। सामाजिक क्या किया जाता है, विकास। उत्तर तो आपका रहेगा विकल्प कौन सा, सी। लेकिन सामाजिक विकास यदि आपसे पूछे समाज में आपका योगदान क्या है, और सामाजिक विकास आपके प्रारंभ होगा जन्म के तीसरे माह में, जन्म 3 वर्ष बाद सामाजिक। जब आप पहली बार अपने पापा के साथ गए, पापा ने कहा बेटा नमस्ते कीजिएगा, इनको, ये अंकल जी हैं, ये दादी जी, इनके पैर छुइएगा, तो हमारा सामाजिक विकास हो रहा था। सामाजिक विकास प्रारंभ होगा संपर्क के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, और सभा के माध्यम से। अब पूछने वाले ने पिछली बार यहां से प्रश्न पूछ लिया, और क्या पूछा है मेरे लाडलो, वो प्यारा सा प्रश्न ये पूछा कि समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं, समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो उनके लिए हम लोग शिक्षा का प्रसार करेंगे। सबसे पहली बात, शिक्षा का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। इसके साथ साथ उसने कहा था कि हम लोग विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या करेंगे, आयोजन। इसके साथ साथ उसने कहा हम लोग विभिन्न प्रकार के नाटक और विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करेंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे। लेकिन यहीं से एक प्यारा सा प्रश्न बन जाएगा, और वो पिछली बार ही बन गया कि शिक्षा बालक का विकास करती है। कुछ बातों को मेरी ध्यान से सुन के जाना है। शिक्षा बालक का यानी कि विकास करती है, तो याद रखना है विकास करती है सर्वांगीण। पिछली बार इस प्रश्न को बड़े गजब तरीके से और पूछ लिया। शिक्षा से विकास होता है तो व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी का कथन है कि मनुष्य के अंदर निहित योग्यताओं को बाहर निकालना। कथन वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपसे पूछेगा व्यक्तित्व का विकास। अब गुरुजी व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी।
आपका आवरण, आपकी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो चलिए, ये कुछ जानकारी आपने अपने ज्ञान में अर्जित की होगी। और अब मुझे इजाजत दीजिएगा इस सीरीज के एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ने की। चलिएगा, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा यह प्रयास आपको कितना यानी कि पसंद आ रहा है। आप सबका विश्वास ज्योतिबा क्लास एज के साथ है। ऑफलाइन बैचेज में तो आप हमें प्यार दे रहे हैं, आपके प्रेम की वजह से हम एक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो ये विश्वास आपका है। इसी विश्वास को ऑनलाइन मोड के माध्यम से जोड़ने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ में है। अब अंतिम समय है, क्योंकि आंखों में नींद बहुत है, इसे खोना नहीं है। यह वह समय है जिसे आपको खोना नहीं है और किसी के सामने रोना नहीं है। ये अंतिम समय है, हम होंगे कामयाब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अगले प्रश्न पर जुड़िएगा, मेरी बातें मैं आपसे बात करता रहूंगा। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आप में सकारात्मक माहौल उत्पन्न करना। अंतिम समय में हमें प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, ये चीजें हमें देखनी है। तो चलिएगा, कक्षा में पढ़ाते समय बड़ा प्यारा प्रश्न है। एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको नहीं आता, और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा, ऐसे 4-5 प्रश्न मिलेंगे, उनके तरीके में बताऊंगा। हमें एक बार में एक ही प्रश्न पर अपना फोकस करना है। उसे डांट कर बैठा देंगे, जी उसने कोई गलती नहीं की है। बाल केंद्र शिक्षा है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, जी नहीं। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, जी। दूसरे दिन बताने का प्रयास करेंगे। अब प्यारे लाडलो, आपने ये तो काट दिया, डांट देंगे और ये काट दिया, दोनों नकारात्मक है। डांट सकते नहीं क्योंकि उसने प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछता है जिज्ञासु। यहां से क्या प्रश्न बनता? अगर बालक प्रश्न पूछता है, उसकी रुचियां विस्तृत हैं, तो बालक है प्रतिभाशाली, लेकिन उसने प्रश्न पूछा है, अगली बात सुनिएगा, यथासंभव आप उत्तर दे रहे हो और बालक संतुष्ट हो जाता है तो मान लेंगे, लेकिन दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। जब तक बालक संतुष्ट नहीं होगा, आप उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। अब एग्जामिनर के ऊपर है, अगर वो एग्जामिनर विकल्प सी, अगर कोई पुरानी किताब से उठाता है तो सी पे जाता है। यथासंभव, जैसा संभव है वैसा उत्तर कैसे दे सकते हैं हम लोग? उत्तर तो वो देंगे जो मजबूत तर्क वाला है। अब आपको क्या देख के जाना है? अब सुनना, एक प्रश्न जरूर मिलेगा कारण वाला। अब वो कैसे? एक बालक गृह कार्य करके नहीं लाता है तो क्या करेंगे? एक बालक कक्षा में देरी से आता है तो क्या करेंगे? एक बालक रोज बहाने बनाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक बालक अपने घर की कुछ समस्याएं लेकर आपके पास आता है, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? बालक की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब अगला प्रश्न फिर सुनिए, आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी कुसंगति का शिकार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बालक से व्यक्तिगत बात करेंगे और उसके इस तरह के व्यवहार करने के तरीके की पहचान करेंगे। और भी प्रश्न सुनिए, एक बालक के पिताजी उसके सिस्टर की शादी करने वाले हैं और उसकी सिस्टर पढ़ना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बालक के अभिभावक को समझाएंगे और बालिका की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह भी प्रश्न नहीं आया, कारण वाला प्रश्न जरूर आएगा। कुछ छात्र आपकी कक्षा छोड़कर अन्य दूसरे अध्यापक की कक्षा में चले जाते हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप अपने शिक्षण विधि और पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करेंगे। आपकी द्वारा पढ़ाए गए एक अंश का सभी कक्षा के विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पाठ को दोबारा दोहराएंगे। और यह भी प्रश्न नहीं मिला तो प्रश्न मिलेगा ये कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी आपके किसी साथी अध्यापक की शिकायत आपसे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, इन बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। पढ़ाते समय प्रश्न पूछ रहे नहीं आ रहा, पिछली बार ही उसने प्रश्न पूछा है, भूल गए होंगे गुरुजी आप, और उसने क्या प्रश्न पूछ लिया कि एक अध्यापक को शिक्षण कार्य के दौरान प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षण कार्य के दौरान प्रश्न क्यों पूछने चाहिए?
तो प्रश्न पूछने चाहिए विद्यार्थियों में रुचि और ध्यान केंद्रित करने के लिए। विद्यार्थियों में रुचि और ध्यान केंद्रित करने के लिए। रुचि एवं कौन सा है? ध्यान केंद्रित करने के लिए। अगली बात और सुनना, यहीं से अगला प्रश्न बन जाएगा, बालक को गृह कार्य क्यों प्रदान किया जाता है? गृह कार्य क्यों प्रदान किया जाता है? तो उसमें स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। आप केवल ये चीजें देखते जाइए, मैं प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इस एक सीरीज में हम बहुत सारे प्रश्नों से जुड़ेंगे। अभी आप अगले प्रश्न पर चलिएगा, क्या कह रहा है इस सीरीज का एक प्यारा सा प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है और आपसे क्या बात कर रहा है देखिएगा। ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए प्रयासशील। जी हां, प्रयास करेगा तो काम चलेगा। सजग, पुस्तक ग्रहण करता या संग्रह करता या निश्चेष्ट। ज्ञान का अर्जन करना है, अब उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर लिखिएगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिख रहे हैं। मैं देखता हूं सबसे पहले कौन इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आपकी तैयारी बड़ी गजब की आ रही है। कुछ विद्यार्थियों ने लिख दिया गुरुजी बी होगा, बी होगा, सजग होगा, क्योंकि सजगता टॉपिक है। चौकन्ने रहो, जागते रहो। आप पढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो अपडेट रहेंगे। सजग रहना। अब सजगता जो एक गुण है बालक का, अपने चारों परिवेश में दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाक्रम से स्वयं को जोड़ना सजग कहलाता है और उसका गुण सजगता। आप एक दुकानदार हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक डॉक्टर हैं, कोई भी व्यक्ति है। इसलिए जब आप जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आज के भाव क्या है, आज कैसा है। आप एक अध्यापक है, कौन सा पेपर लगा है, कौन सा नहीं लगा है, और उसका पुराने स्तर क्या रहा है, अपने ज्ञान में बढ़ाएगा। ज्ञान के लिए वो पुस्तकें पढ़ेगा, ये सारी चीज पढ़ेगा। तो ये सारी चीज आपने देख ली। इसलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रविवार के दिन हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड पर आपके लिए देते हैं। उस टेस्ट सीरीज की खास बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम का पैटर्न वो फॉलो करती है, जिसके लिए आपको संस्था में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। अंतिम समय में वो टेस्ट सीरीज क्यों आपको देनी चाहिए? अब समय नहीं है खोने का। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे विषय विशेषज्ञ की एक ऐसी टेस्ट सीरीज विद्यार्थियों के हित में चला रहे हैं। भर्ती कोई सी भी हो, हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि हम सबके कुशल सारथी शंकर जी का एक ही ध्येय है कि इस क्षेत्र का प्रत्येक विद्यार्थी अपने इच्छित लक्ष्य पर पहुंचे। बड़ा आनंद मिलता है जब विद्यार्थी अपने चयनित लक्ष्य पर पहुंचता है। तो आप भी अगर पैसे के अभाव में अपने सपने को नहीं बन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, रुकमणी पैलेस, लालसोट, ज्योतिबा, क्लास एच। जी हां, अगले प्रश्न को देखिएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक कहां से ग्रहण करता है? उत्तरदायित्व जी घर से ग्रहण करता है, विद्यालय से ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है, स्वयं से ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों का नाम हमने बोझ रख दिया। हर बोझ सहना ही पड़ा घर के वास्ते, और घर से निकलना पड़ा घर के वास्ते। चलिएगा, इसलिए उत्तर रहेगा ए। बिल्कुल सरल है। अब यहीं से 5 प्रश्न बनेंगे, वो आपको देखने हैं। प्रारंभिक पाठ, पहला पाठ प्रश्न बनेगा बालक की पहली गुरु। पहली गुरु होती है उसकी मां, और पहली पाठशाला होती है उसका परिवार। पहली पाठशाला क्या होती है? तो परिवार। परिवार। अब अगला प्रश्न बनेगा, परिवार बालक की कौन सी शिक्षा का साधन है? तो अनौपचारिक। कौन सी शिक्षा का है? तो अनौपचारिक। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जहां आपके उद्देश्य निश्चित हो, उद्देश्य आपके निश्चित हो लेकिन समय निश्चित ना हो। पिछली बार ही पेपर में इन प्रश्नों को पूछा गया। परिवार वह संस्था है जिसमें हम अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। और यही प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक परिपक्वता की प्रथम या आधारभूत अभिकरण आपके प्रथम साधनों में होता है परिवार, परिवार के साथ होता है समाज, और समाज के साथ होता है मित्र मंडली। अब अगली बात सुनिएगा।
अगला प्रश्न क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय बालक की कौन सी शिक्षा का साधन है? तो औपचारिक। कौन सी शिक्षा का साधन है? तो औपचारिक। अब अगली बात फिर सुनिएगा, विद्यालय ही वह स्थान है जहां बालक में नेता बनने के गुणों का विकास होता है। कौन से गुणों का विकास होता है? नेता बनने के गुणों का विकास होता है। लेकिन नेता बनने की भावना जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। अब समाज यानी कि परिवारों का समूह, ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपसे किए। चलिएगा, उत्तर तो रहेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर चलिएगा, क्या आपसे पूछ रहा है? सतत एवं समग्र व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन क्या है? सीसीई, कंटिन्यूअस कॉन्फर्मेशन इवोल्यूशन। इसमें जो आपकी ग्रेडिंग प्रणाली है, इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? छात्रवृत्ति का चुनाव, जी। विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेख की आवश्यकता की पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना और अगली कक्षा में ग्रेड प्रोन्नत करना। अब यही मेरा एक तुक्का आपके काम आ रहा है कि जब कोई चीज कोष्टक में दे रखी हो तो 99% उत्तर होगा, कोई चीज आपके उपरोक्त सभी दे रखी हो तो उत्तर होगा, कोई चीज दोनों दे रखी है तो उत्तर होगा। अब गुरुजी हम जानते नहीं ग्रेडिंग क्या है। अब सुनिएगा, उत्तर तो रहेगा डी। अब कुछ बातें सुन लीजिएगा जो पेपर में सीधे आएंगी। पहली बात आपको याद रखनी है, सतत। सतत का शाब्दिक अर्थ है मूल्यांकन की प्रक्रिया को लगातार किया जाए। परीक्षा से पहले बालक में भय, तनाव और डर को खत्म करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई गई सीसीई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है व्यापक, और व्यापक का अर्थ है गुरुजी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां। पेपर में प्रश्न बनेगा तो सबसे वरीयता में रखा जाएगा ये शैक्षिक और सह शैक्षिक। सह शैक्षिक का मतलब है खेल कूद, वाद विवाद, निबंध, नाटक, ये सभी प्रक्रिया। अब आपके एक और प्रश्न बन जाता है, एक गुण है गुरुजी व्यापकता, और व्यापकता गुण है मूल्यांकन का, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आ जाए। संपूर्ण पाठ्यक्रम जब आपका आ जाए, संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत आ जाए, वह गुण आपके कौन सा कहलाएगा? व्यापकता। अब पिछली बार ही पेपर में पूछा था सतत मूल्यांकन का आधार है। सतत मूल्यांकन का आधार क्या है? पिछली बार ही पेपर में पूछा है, सतत मूल्यांकन का आधार है मौखिक परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा और आपकी प्रायोगिक परीक्षा। लिखित, मौखिक और कौन सी है? प्रायोगिक। अब हम कुछ चीजें जान रहे हैं जो पेपर में आएंगी। आपको साथ साथ एक चीज देख के जानी है, और वो चीज ये देख के जानी है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य देख के जाना है पेपर में, और मुख्य उद्देश्य होता है बालक का विद्यालय उपस्थिति के दौरान प्रत्येक पक्ष का क्या करना है? अंकन। प्रत्येक पक्ष का क्या करना है? अंकन। ये भी चीज नहीं आई तो एक शब्द आपको देख के जाना है गुरुजी, पोर्टफोलियो। इंपॉर्टेंट शब्द है ये पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है वो चीजें सुनेंगे, पंचफोलियो नहीं है। अरे बालक की विद्यालय उपस्थिति के दौरान प्रतिदिन की जो गतिविधियां है ना, उन गतिविधियों का संचित लेख, संचय लेख जो बालक की प्रगति का ब्यौरा देता है, वह आपके कहलाएगा पोर्टफोलियो। अब गुरुजी एक चीज और आप जान लो, एक चीज आपको जाननी है, वो आपके है ग्रेडिंग। मैं कुछ एक पेज ले लेता हूं यहां, आपकी ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। अब सुनना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपके बात हो रही है ग्रेडिंग में वे कार्य जिन्हें बालक स्वयं कर दे। कार्य बालक क्या कर दे? स्वयं। बालक स्वयं जिन कार्यों को कर देगा वे बालक आपके ग्रेड ए में आ जाएंगे। अध्यापक या किसी की सहायता से करे तो वे कार्य आपके कौन से में आ जाएंगे? बी ग्रेड में आ जाएंगे। लेकिन बार बार किए जाने पर भी उन कार्यों को नहीं कर पाए, बार बार सहायता दिए जाने पर भी कार्यों को नहीं कर पाता, सहायता दिए जाने पर भी नहीं करे
तो वे आपके कौन से में आ जाएंगे, ग्रेड सी में। अब ये तो इन्होंने किताबी बात कह ली, मैं सीधी भाषा में बताऊं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो लोग अच्छे नंबर में हैं, कम मार्गदर्शन की आवश्यकता है ये। अब आपको ये तीनों चीजें देख के जानी है, तो चलिएगा कुछ चीजें यहां से आपको ध्यान रखनी है। लेकिन पेपर में प्रश्न को यह भी पूछ सकता है, सीसीई की प्रणाली के अंतर्गत हम किसी भी बालक को नाम नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे, उसे हम ग्रेड में नहीं देंगे, ग्रेड नहीं देंगे। अब आप देख ही रहे, नाम नहीं देंगे, जैसे आप प्रतिभाशाली हो, आप मंदबुद्धि हो, आप पिछड़े हो, नाम देने से बालक में आएगी हीन भावना। बालक में क्या आएगी, हीन भावना। इसके साथ साथ पेपर में दो प्रश्न और आएंगे गुरुजी। एक तो आएगा फॉर्मेटिव, रचनात्मक आकलन, इन्हें ध्यान से देख के जाना है, वो जोड़ने लग गया है इन चीजों को। अब रचनात्मक का कार्य है शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो कार्य चले, सीखने और सिखाने के दौरान चले, सीखने और सिखाने के दौरान चले, वो आपके कौन सा है, रचनात्मक, और दूसरा है आपके कौन सा, योगात्मक। फॉर्मेटिव के बाद ससेमेटिव, ऐसे कह लो शॉर्ट में, इसे एफए कह लो। अब ये होता है सत्र के अंत में, ये भी आपको याद रखना है, सत्र के कब होगा, अंत में। और ये भी याद नहीं हो तो एक सबसे सरल तरीका बता दूं मैं। सबसे सरल तरीका यह है कि आप पेपर पर जितनी बार गल्लागोरी कर रहे हैं, पेपर को जितना छेड़ रहे हैं, वो आपका फॉर्मेटिव, और आप आंसर की में जो भर रहे हैं वो आपका योगात्मक। अर्धवार्षिक और वार्षिक में सुधार नहीं मिलता। और भी याद नहीं रहे तो आप चाय बनाने से पहले चाय को चक्कर देख रहे हैं, मीठी है या ये आपका फॉर्मेटिव। गुरुजी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपका फॉर्मेटिव। लेकिन प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और गुरुजी वीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, वो आपका योगात्मक। बिल्कुल सरल तरीका है, इसमें दिए जाएंगे ग्रेड, इसमें दिए जाएंगे ग्रेड, और ग्रेड में सुधार नहीं होगा। सीसीई की ग्रेड प्रणाली अलग है, ए प्लस बी प्लस, A1 B1 A1 B1 B2 C1 ऐसे करके। चलो, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, प्यारी सी जानकारी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको दोबारा बताऊं, हमने बात की है सीसीई की प्रणाली की, आपसे पूछेगा नहीं, स्क्रीवेन शब्द का प्रयोग करेगा। और एक नवीनतम शिक्षा नीति आपको याद रख के जानी है 86 के बाद नवीनतम आएगी 2020। इसका फॉर्मूला वो पूछ लेगा, 5+3+3+4। और ये भी नहीं पूछे तो बड़ा होशियार है, वो परख को पूछ लेगा। परख मूल्यांकन का केंद्र, परख तो ध्यान रख के जाना है, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न, एक बार आप लोग अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास करना है सत्र में। मैं आपसे वादा करता हूं कल और लेकर आऊंगा ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। आपको बालकों को मोटिवेट करना है, उनके लक्ष्य पर ले जाना है। अब बालक शरारती हो गए, उन्हें उनकी मंजिल दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करेंगे? जी नहीं। आप सबको मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया, पुरस्कार और दंड से तो वो प्रभावहीन होंगे। जब माता पिता अपने बालक की उसके सामने बढ़ाई करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, इसलिए प्रशंसा तो नहीं करेंगे। हमेशा हमेशा आ रहा है, एक चीज देखिएगा, सदैव चाहे वो गलत काम करे तब भी आप प्रशंसा करेंगे, अच्छा काम करे जब भी आलोचना भी नहीं कर सकते, दोनों को काट दो गुरुजी। हमेशा आ जाए, एकमात्र आ जाए, केवल आ जाए, बिल्कुल काट दो, नेगेटिव में बात करेगा। तार्किक रूप से प्रशंसा करेंगे और आलोचना, लॉजिक लगाएंगे कि गलती तेरी है या इसकी है, और इसी प्रकार से टिप्पणी करेंगे कि ना तो वो प्रशंसा हो ना वो आलोचना। बालक छोटा है, बातों को घुमाएंगे, समझेगा नहीं, डायरेक्ट कहेंगे उत्तर कौन सा, सी। बहुत देर से विकल्प सी नहीं आ रहा था, ये भी हमें करना है आंसर की में। अब मोटिवेट आपको करना है उन्हें कि मस्त। अब मैंने पहले भी कहा, मोटिवेट जब आप करेंगे कि हर खुशी को खुशी नहीं समझेंगे और हर गम को गम नहीं समझेंगे, और जब तक इस प्यारी सी जिंदगी में तुम हो नहीं जाएंगे कामयाब, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। मंजिल इंसान के हौसलों को अजमाएगी, सपनों के पर्दे आंखों से हटाएगी,
किसी भी बात से तुम मायूस मत होना, लगेगी इंसान को ठोकर और वही तुम्हें चलना सिखाएगी। विद्यार्थियों में जोश आएगा, उमंग आएगा। आप उन्हें उन विद्यार्थियों का उदाहरण देंगे जो अपने उच्च पद पर प्राप्त हुए हैं। आप उनके पापा के बारे में बताएंगे कि आपके पापा कितने अच्छे हैं, समाज में उनकी इज्जत क्या है, ये चीज है। विद्यार्थी में जोश आएगा, एक उमंग आएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आप समझ गए होंगे, एक अच्छा प्रश्न है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का आस्तिक क्या है? नजरिया, दृष्टिकोण। आपका नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और मेहनत करते रहो, सितारे बदल जाएंगे, और जो तुम्हारे नहीं थे वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। किसी वस्तु को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, जी अभिवृत्ति। अब अगली बात देखिएगा, किसी वस्तु को ना स्वीकार करना और स्वीकार करना। किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार करना, और किसी वस्तु को केवल। गुरुजी मैंने अभी कहा था केवल आ जाए, मात्र आ जाए उत्तर नहीं है। चाहे चीज अच्छी है या बुरी, हम स्वीकार थोड़ी करेंगे। इसलिए यह कह रहा है किसी वस्तु को स्वीकार करना। आप सबसे पहले जानते हैं अभिवृत्ति क्या है। वृत्ति का मतलब है ढंग, नजरिया, एक दृष्टिकोण। मान लीजिए आप जिसके पास में बैठे, लोग आपसे कह रहे हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं है, उनके पास मत बैठो, लेकिन आप उनके साथ बैठे, आपने व्यवहार देखा, नजरिया बदला। इसलिए कह रहा है अभिवृत्ति किसी चीज को स्वीकार करना और अस्वीकार करना। मान लीजिए आपको पूजा करना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ गए तो स्वीकार कर लिया और अस्वीकार कर लिया। मान लीजिएगा पहली बार जब हमारे पापा हमारी मम्मी को देखने गए तो उन्हें पसंद नहीं आई वो, अब हमारी मम्मी के बिना वो कोई काम करते नहीं है। तो बताओ, ये व्यवहार का तरीका है। चलिएगा, ये थोड़ा सा मजाक मैंने आपके साथ किया। अगले प्रश्न को देखिएगा। बालक के विकास में निम्नलिखित में से अधिकतम योगदान किसका होगा? अच्छे स्कूल का हो सकता है, अच्छा संस्थान उसके चुनाव के लिए अच्छा रहेगा, पाठ्य पुस्तकों का, जी धनवान माता पिता का, योग्य और समर्पित अध्यापकों का। अब बताइए कहां लिखा हुआ है कि बालक की सफलता के लिए माता पिता के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पैसे हो? तो ये तो कट गया। अब तीन विकल्प बचे, योग्य और समर्पित अध्यापकों का। जब आपके कुशल सारथी अच्छे होंगे, आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, तो बताओ जितनी बड़ी लेन वही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा समय वाला ये प्रश्न नहीं था। अगले प्रश्न पर चलिएगा। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे निपुण का मतलब है दक्ष। छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रह सकेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे और छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। छात्र शिक्षक से ज्ञान, जी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान संस्कृत की ज्ञा धातु है से बना है, जिसका अर्थ है जानना, नॉलेज। और ज्ञान तो हम जीवन भर लेते रहते हैं, परिस्थितियों से भी लेते हैं, खुद से लेते हैं, दूसरों को देखकर लेते हैं। तो ये तो नहीं हुआ। नियंत्रण में नहीं रखना, क्योंकि जितना बालक जिज्ञासु होगा, प्रश्न पूछेगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी आगे बढ़ेगी। तो ये भी नहीं। ट्यूशन की बात करते नहीं है, हमने अधिनियम पढ़ लिया आरटी एक्ट 2009 और धारा पढ़ ली 28। ट्यूशन करा ही नहीं सकते। उचित मार्गदर्शन मिलेगा तभी तो आपने देखा मार्गदर्शन हमारा और सरकारी सेवा में चयन तुम्हारा। यही तो थीम है हमारी। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मैं आपसे फिर भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जानी जाती है अपने विश्वास के लिए ज्योतिबा क्लास है। अपने उस अध्यापन शैली के लिए जो विद्यार्थी बार बार तैयारी करके परेशान हो गए और अपने आप को चयनित नहीं कर पाए। मैं आप सबसे एक वादा करता हूं, आप हमारे उस एक वर्षीय फाउंडेशन बैच में आइए, हमारे 6 महीने के बैच में आइए। आप गलती क्या करते हैं, कुछ समय के लिए तैयारी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। 1 साल दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको खुद मजा आएगा। एक दिन बैठने पर आपको लगेगा कि एक ऐसे वातावरण में हम लोग बैठे हैं। जी चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीसीई की मुख्य विशेषता पूछी है। विशेषता क्या है? विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ाता है? जी नहीं। विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है? हाँ। अभी मैंने एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताया। भय को कम करने में सहायता जरूर देता है। ग्रेड में बदलता है? जी नहीं। अब प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करेंगे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सभी। अगले प्रश्न पर आइए, उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्यारा सा प्रश्न क्या है? शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करवाने में सहायता? जी नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण हम नहीं करा सकते,
केवल परीक्षा ही थोड़ी उत्तीर्ण करवाएंगे। छात्रों का सर्वांगीण विकास बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास। अगली बात देखिए, छात्रों के व्यवहार में कुशलता और छात्रों में भेदभाव सुखाना, जी नहीं। अध्यापक तो निष्पक्ष होता है, आदर्श होता है उनका, इसलिए सर्वांगीण विकास। थोड़ा और याद कीजिए, हमने बताया शिक्षा भी कैसा विकास करेगी गुरुजी, तो शिक्षा भी सर्वांगीण विकास करेगी। कैसा विकास करेगी? सर्वांगीण विकास करेगी और व्यक्तित्व का विकास करेगी। इसलिए बिल्कुल सरल उत्तर था। आप सभी ने भी मेरे साथ विकल्प बी को चुना होगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्या आपसे बात कर रहा है इस प्यारी सी सीरीज में, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? आप पढ़ा रहे हैं, कुछ अध्यापक सत्र के प्रारंभ में प्रश्न पूछते हैं, कुछ बीच में प्रश्न पूछते हैं और कुछ अंत में प्रश्न पूछते हैं। इन पूछे गए प्रश्नों का उद्देश्य होता है बालक ने कितना सीखा और उसे कैसे बेहतर सिखाया जा सके। तो चलिएगा, शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु कक्षा में छात्रों को एक्टिव, सक्रिय और एकाग्र करने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए और शिक्षण में सुधार करने के लिए। सभी कथन सही है, लेकिन प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आप पढ़ते हैं, गुरुजी आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको डर लगता है कि ध्यान दे नहीं तो गुरुजी मुझे भी पूछेंगे। प्रश्न पूछने से बालकों की अंतःक्रिया बढ़ती है, इसलिए वो एक्टिव रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? जितनी बड़ी लाइन वही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है, यह कथन है। अधिकतर सत्य है, आंशिक सत्य है और असत्य है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन कैसा है? विद्यालय समाज का, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर अधिकतर सत्य है, कुछ कह रहे हैं आंशिक सत्य है और कुछ कह रहे हैं सत्य है। तो याद रखना, विद्यालय समाज का यानी कि लघु रूप होता है, यह कथन सत्य है। जब आपको प्रश्न पत्र में पूर्णतः सत्य मिले तो पूर्णतः सत्य करना है। लेकिन अगर यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि यह कथन किसका है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है जॉन डीवी का। किसका कथन है? जॉन डीवी का। आपको साथ साथ एक बात याद रखे जानी है, जॉन डीवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। कैसी बताया है? त्रिमुखी, जिसमें पिछली बार ही पूछा था, पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तीसरा क्या है गुरुजी? पाठ्यक्रम। अब हमें क्या क्या चीज और याद रख के जानी है? एक और चीज जो पिछली बार पूछी गई थी, करके सीखने का विचार। करके सीखने का विचार यानी कि डूइंग लर्निंग, करके सीखने की विचारधारा आपके कौन देंगे? जॉन डीवी। लेकिन आपको और याद रख के जानिए, बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान में जो शिक्षण की पद्धति है वो बाल केंद्रित है, बालक को ध्यान में रख करके। और आपको याद रख के जानिए समावेशी, सबको शिक्षा, समान शिक्षा। आपको याद रख के जानिए प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेस लर्निंग। प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं जॉन डीवी। आपको याद रख के जाने लैब विद्यालय, और लैब विद्यालय भी कौन खोलेगा? तो जॉन डीवी। और आपसे चलता चलता वो प्रश्न पूछे कि परियोजना विधि का विचार कौन देंगे? तो जॉन डीवी। ये बातें आपको याद रखे जानी है, परियोजना विधि का विचार। ये इन प्यारी सी जानकारी का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा अगले प्रश्न पर चलने की। चलो भाई, चलिए अगला प्यारा प्रश्न है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या है? आपकी लीडरशिप टिकी किस पर है? नेतृत्व की बुनियादी आधार, उसका बेस क्या है? प्रशंसा? जी नहीं। नेतृत्व सबके लिए है नेता, इसलिए समूह की इच्छा, समूह सेवा की इच्छा? जी नहीं, समूह का हित। बड़ा प्यारा सा प्रश्न था, मैंने ये कुछ कह नहीं सकते, ये गलत बात है। नेतृत्व हम जानते हैं एक व्यक्ति में आदर्श के रूप में लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना, अपने अच्छे कार्य और अच्छे व्यवहार से नेतृत्व। हम सब ने ये चीजें पढ़ ली। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? आपको शिक्षण व्यवसाय करना है। शिक्षण एक व्यवसाय भी है, एक ऐसी कला भी है। याद रखना है हमें, अध्ययनशीलता,
जी ये भी जरूरी है, ऊंची सिपारे से ये भी जरूरी है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पूछा है उसने, शिक्षण की अभिक्षमता और अंकों का उच्च प्रतिशत। अंक परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है, अध्ययनशील रहेंगे तो व्यवसाय की बात कर रहा, व्यवसाय एक कौशल है, इसके लिए आपको शिक्षण की अभिक्षमता जरूरी है। अभिक्षमता का मतलब है कि आपके अंदर निहित योग्यताएं, अंदर यानी कि अंतर्निहित योग्यताएं, आप कार्य को कितना अच्छा मान रहे हैं। अगर आप कार्य को, कर्म को पूजा माने और इसी से अपना व्यवसाय चलाएं, जितना आप मालिक के प्रति वफादार रहेंगे आपका व्यवसाय चलता रहेगा। लेकिन आपको एक बात याद रख के जानी है, शिक्षण एक व्यवसाय है, शिक्षण एक आपको याद रख के जानिए कला और विज्ञान है। कला और क्या है? विज्ञान है। इसके साथ साथ पेपर में वो आपसे पूछेगा कि शिक्षण औपचारिक और कैसा होता है? अनौपचारिक। औपचारिक और कैसा होता है? अनौपचारिक। जी गुरुजी, आपसे वो एक प्रश्न बना देगा और प्यारा सा प्रश्न वो हमेशा बनाता है, एवं आपके कौन सा है? अनौपचारिक। एक प्यारा सा प्रश्न बना देगा और कौन सा प्रश्न बना देगा कि आपने शिक्षक बनना क्यों चुना? आपने शिक्षक पद को क्यों चुना? शिक्षक बनना क्यों चुना आपने? ऑप्शन में देगा पैसे बहुत हैं, छुट्टियां बहुत हैं, ये सारी चीज। जी नहीं, आपको देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने, देश के लिए अच्छे और योग्य क्या तैयार करने हैं? नागरिक, नागरिक तैयार करने। अब दूसरा प्रश्न फिर बना देगा, आपके बालक को क्या आप शिक्षक बनाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न बन जाएगा, आपके बालक को आप शिक्षक बनाना चाहते हैं? हाँ, यदि वह स्वयं की इच्छा रखता है। स्वयं की क्या रखता है? इच्छा। ये भी नहीं आए तो ये प्रश्न बन जाएगा, आपकी कक्षा में आपका ही बालक पढ़ता है, उस बालक के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो निष्पक्ष होगा। प्रश्न ये भी बन जाएगा, आपके साथ एक महिला शिक्षिका कार्य करती है, उसके साथ भी आपका व्यवहार कैसा होगा? निष्पक्ष होगा। शिक्षण एक व्यवसाय है, आप अच्छे व्यवसाय के रूप में इसे चुन सकते हैं, इसलिए उत्तर क्या आया है? आपका सी। तो चलिएगा इस सीरीज के कुछ और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर मैं आपको ले चलता हूं। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। पहली बात तो याद रखना गुरुजी, ये बात कहने वाले कौन है? गेज। परस्पर संबंधों की बात शिक्षण को कहते हैं गेज। लेकिन शिक्षण में शिक्षक और छात्र है तो आपका उत्तर हो जाता एडम्स। जबकि द्विमुखी प्रक्रिया हमसे पूछी नहीं है, द्विमुखी नहीं पूछी, त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम भी है और आपके उत्तर क्या हो जाएगा? डीबी। बिल्कुल बड़ी लाइन उत्तर हो जाएगा। अगर गुरुजी ये चीज नहीं पूछता और वो आपसे पूछता कि शिक्षण की प्रक्रिया के 3 तत्व हैं, शिक्षण की प्रक्रिया के तत्व पूछे तो सर याद रखना है स्मित, वही स्मित जो शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित कहेगा, उद्देश्य केंद्रित कहेगा। कुछ जानकारियां मैं आपके बीच साझा कर रहा हूं। प्रश्न यदि ऐसे पूछे और शिक्षण की प्रक्रिया के वो आपसे पूछे स्तंभ 3 है, स्तंभ पूछे आपसे कितने? 3। स्तंभ में पहला शिक्षक है, दूसरा है छात्र और तीसरा है आपकी विषय वस्तु, और ये आपके कौन कहता है? रायवर्ण। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ ले वो पूछने वाला, स्वतंत्र है आपके कौन? तो अध्यापक। स्वतंत्र कौन है? तो अध्यापक। आश्रित कौन है? तो आपके छात्र। छात्र कौन है? तो आश्रित। और मध्यस्थ कौन है? तो आपके पाठ्यक्रम। मध्यस्थ कौन है? तो पाठ्यक्रम। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के समझ में आ रही होगी। अब मुझे इजाजत दीजिएगा इस प्यारे से सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और बीच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सीरीज को आप लोग रेगुलर चाहते हैं और हमारी इस संस्थान से आप लोग और क्या चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूं। बड़ा प्यारा इस सीरीज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको आनंद आ रहा होगा इस प्यारी सी सीरीज में और आप अपनी जानकारी में वृद्धि कर रहे होंगे। तो देखिएगा, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए
शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन आपको विकसित करना है तो क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद और छात्रों को प्रवचन देना। आप प्रवचन देंगे, मोटिवेशन देते रहेंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। वाद विवाद, समूह परिचर्चा, जी हाँ, ग्रुप डिस्कशन, जितना आप उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो समूह परिचर्चा, परिचर्चा मतलब ज्ञान में वृद्धि होगी, अंतः क्रिया आपकी होगी, इसलिए यहां आप लोग कह सकते हैं कि अंतः क्रिया को बढ़ावा। अंतः क्रिया को क्या मिलेगा? बढ़ावा। जी गुरुजी। अब सुनिएगा, जब आप ग्रुप में बात करेंगे तो जो जानकारी आपको नहीं है वो दूसरे से मिलेगी, फिर तीसरे से मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे। इस सीरीज के अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्या आपसे कह रहा है, आपकी राय में, आपकी राय पूछी है गुरुजी, आपकी, तो बताना एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मी में लोकप्रियता, क्या पूछा है? शिक्षण कार्य में प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक और अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान। तो क्या पूछा है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए? सहकर्मियों में लोकप्रियता अपने आप बढ़ जाएगी जब आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं। चलिए, तो ये तो नहीं। अन्वेषक, प्रभावी, हमेशा ही आप चीजें खोजते रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। और अपने संस्था के प्रति निष्ठा, अरे ईमानदारी जब आप अपने आप बन जाएगी जब आपका शिक्षण कार्य रहेगा। बालक आपकी प्रशंसा करेंगे तो अपने आप संस्था के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे, संस्था के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। इसलिए मजबूत तर्क कौन सा रहेगा? विकल्प बी। बहुत देर से आप मेरे साथ अपनी जानकारी में साझा कर रहे हैं जानकारियां, तो अब भी अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कारणवश हमारे ऑफलाइन संस्था से नहीं जुड़ पाया है तो मैं आपके लिए बता दूं, हम एक और निर्णायक अवधि में एक टारगेट बैच बीएसटीसी का ये हमारा सुपर फास्ट बैच होगा, अंतिम ये बैच होगा जिसमें हम 1 महीने में न केवल आपको आपका विधिवत रूप से कोर्स करवाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे और रीट में आप भी अपनी एक सीट को सुनिश्चित करेंगे और बीएसटीसी के इस पहले पायदान को आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा करेंगे। तो चलिएगा, इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर मैं आपकी बात करता हूं। बड़ा प्यारा प्रश्न है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः इसका कार्य कैसा होता है? बालक की नींव मतलब संस्कारों का पाठ वह मां से सीखता है, घर से सीखता है, निर्णायक होती है, सरल नहीं होती, कठिन नहीं होती और महत्वपूर्ण होती है। 2 ऑप्शन सही है गुरुजी। एक बार उत्तर में मान लिया निर्णायक और एक बार मान लिया महत्वपूर्ण, तो यहां उत्तर हो जाएंगे दोनों सही, निर्णायक और महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रारंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है, आपकी शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको मोटिवेट करते हुए लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, सफल होना है तो कदम भारी रखने होंगे, सफल होना है तो कदम भारी रखने होंगे, बाहर निकल के तूफानों से यारी रखनी होगी। यहां कदम कदम पे मिलेंगी तुम्हें ये मुश्किल है, तुम्हें अपना ये विजय रूपी पथ निरंतर जारी रखना होगा। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, समय हो गया है आप सबसे अलविदा कहने का। मैं मिलूंगा एक बेहद महत्वपूर्ण रोचक सत्र के साथ में, ऐसा यानी कि समय के अभाव में अब मैं आपसे लेता हूं विदा और आपसे वादा करता हूं तब तक आप रहेंगे मस्त व्यस्त और अपनी तैयारी में जबरदस्त। चलिएगा, मिलते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण रोचक कक्षा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।